नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम यहां पर मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उन चारों वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जी हाँ, मध्यकालीन भारत को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे खिलजी वंश के विषय में। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी पढ़ रखा था कि किस तरीके से खिलजी वंश की स्थापना होती है, किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी वहाँ का राजा बनता है। आगे की कहानी जो हमने रोकी थी वो रोकी थी कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती जो रानी होती है वो पसंद आती है। तो चलिए फिर से यहीं से शुरुआत करते हैं और इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी ध्यान से सुनिएगा, पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चित्तौड़ की रानी पद्मावती जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत मतलब बहुत, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और ये कहा गया है कि ये जो रानी है वो उनका विवाह जो था वो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ था। रतन सिंह को दरबार में एक राघव चेतन नाम का संगीतकार था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पूरी कहानी। जैसे कि आपने जान लिया कि पद्मावती एक खूबसूरत थी जो कि चित्तौड़ की रानी थी। इसके जो पति थे वो कौन थे? चित्तौड़ के राजा थे जिसका नाम रतन सिंह था। अब कहानी ये है कि इन्हीं के दरबार में एक संगीतकार हुआ करता था जिसका नाम था राघव चेतन। जी हाँ, याद रखिएगा, राघव चेतन नाम का एक संगीतकार हुआ करता था। लेकिन किसी कारणवश उसे इस राज्य से बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि बहिष्कार कर दिया गया और इसे यहाँ से क्या किया गया? अपमानित करके निकाल दिया गया। किसे? राघव चेतन को। लेकिन इस अपमान का वो सोचा कि जो मुझे अपमानित किया गया है उसका मैं बदला जरूर लूंगा। अब आगे क्या होता है कि राघव चेतन जो होता है वो कहाँ चला जाता है? दिल्ली चल जाता है। और दिल्ली किसके पास चला जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास वो पहुंच जाता है। और खिलजी के पास पहुंचने के बाद राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को ये बताता है कि पद्मावती के रूप का बखान बताया। ये जो होता है ना, वो बताता है कि पद्मावती किस प्रकार से सुंदर है। ऐसा इसीलिए ताकि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करे? वहाँ जाकर अटैक करे। और इसी को बढ़ावा देने के लिए उसने कहा कि ऐसी स्त्री इस धरा पर कहीं नहीं है। उसका रंग ऐसा है कि अंधेरे में भी देख लो तो लगे कि पूर्णिमा का चांद निकल आया है। वाह वाह वाह! सोच रहे हो किस तरीके से उसको फुला रहा था? मतलब इतना फुला दे रहा था कि उसने ऐसा कहा कि अगर उसको अंधेरों में भी देख लो तो पूर्णिमा का चांद निकल आएगा। जी हाँ, उसकी कमर इतनी पतली है कि पुरुष की मुट्ठी में भी समा जाए। ये किसको कह रहा था? अलाउद्दीन खिलजी को कह रहा था राघव चेतन। जी हाँ, आगे वो कहता है कि उसके होठ जैसे कि गुलाब की मुलायम पंखुड़ियाँ जैसी है। वो एक ऐसी सुंदरी है जिसे एक बार जो देख ले वो शख्स फिर किसी काम का ना रहे। रानी के रूप का ऐसा बखान सुनते ही खिलजी का जो शासक होता है अलाउद्दीन, वो कहता है कि अरे ऐसी बात है। उसने तुरंत चित्तौड़ जाने की तैयारी कर ली। अब कोई ऐसे बहका देगा तो भाई वो तो राजा है, एकदम तुरंत शुरू हो गया जाने के लिए कि चलिए चलिए जल्दी चलिए, हमको अभी तो उससे शादी करना है। तो चित्तौड़ पहुंचकर अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा। उसने क्या किया कि वहाँ के जो राजा थे रतन सिंह, अलाउद्दीन क्या करता है? उसको एक संदेश भेजता है। संदेश में क्या कहता है? वो कहता है कि रानी पद्मावती को वो अपना बहन समान मानता है। बहुत ही ज़्यादा ये चतुर होता है। इसने अपने संदेश में ये कहा है कि हम पद्मावती को अपनी बहन मानते हैं, सो एक बार मिलने की अनुमति दी जाए, देखने की अनुमति दी जाए। राजा को ये सारी चीज़ें पता होती है, उसकी जो मनसा होती है वो सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन अपने राज्य बचाने के चलते ये क्या कहता है? सहमति जता देता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब में दिखाने के लिए ये सहमति दिखाता है। आगे की कहानी क्या होती है कि अपने किले के ऊंचे मीनार पर अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा कर देता है और उसी के सामने एक आईना लगा देता है। उस मीनार के नीचे एक तालाब हुआ करता था जो कि मीनार में लगे आईने में साफ साफ दिखाई देता था। तालाब के एक किनारे पर रानी पद्मावती को खड़ा हो गई और पद्मावती का प्रतिबिंब तालाब के पानी में पड़ा
और तालाब का जो प्रतिबिंब होता है उस आईने में दिखाई दिया, जहां से सुल्तान ने रानी को देखा। अब क्या होता है कि पद्मावती को देखते ही अलाउद्दीन खिलजी अपना बनाने की ठान लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया के इधर से उधर हो जाए, मैं इसको अपना बनाऊंगा तो मतलब बनाऊंगा। क्या करता है ये आगे धोखे से रतन सिंह को अपना बंदी बना लेता है और पद्मावती की मांग करने लगता है। लेकिन वहीं जो रतन सिंह के जो दो साथी हुआ करते थे, उसके दो साथी कौन कौन, एक गोरा और बादल, बड़ी ही सावधानी से क्या करते हैं, सुल्तान के चंगुलों से छुड़ा लेते हैं। और सुल्तान इस बात से आग बबूला हो जाता है और उसने तुरंत ही क्या करता है, किले पर हमला कर देता है। इसके सैनिक जो है लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और रतन सिंह भी क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये जब बात जो है पद्मावती को पता चलता है तो ये कहती है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो विजय सेना जो है उसके समक्ष जो है निराधार सहे, या फिर जौहर के लिए जो है प्रतिबद्ध हो जाए। अब क्या होती है, वहाँ जो और भी महिलाएं होती है जो उसके साथ रहती है पद्मावती के साथ, उनका ये जो राय रहता है कि हम जौहर ही करेंगे, हम आग में कूद करके ही अपनी जान दे देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहीं पर एक मिसाल चिता जलाई जाती है, मिसाल चलाया जाता है और जौहर जो है किया जाता है। पद्मावती के साथ साथ उसके साथ जितनी भी महिलाएं होती है उस आग में कूद करके अपनी जान दे देती है। तो ये कहानी थी आपकी पद्मावती के, यानी कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और उसकी महारानी पद्मावती के। अब हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, चूँकि हम खिलजी वंश पढ़ रहे हैं तो खिलजी वंश को ही हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को हम आगे की ओर ले चलते हैं। आगे ये होता है कि 1306 ईस्वी में दक्षिण भारत का अभियान पर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो मलिक काफूर को भेजता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली से वो सीधा तेलंगाना की ओर जाता है। आप सभी को बता देना चाहूँगा कि जो तेलंगाना की जो राजधानी हुआ करती थी वो वारंगल हुआ करती थी, और वहाँ पर जो वंश चला करता था वो काकतीय वंश वहाँ पर चला करता था, जहाँ के जो राजा थे वो प्रताप रुद्रदेव थे। जी हाँ, याद रखिएगा कि मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत अभियान पर जाता है, और मैंने आपको बात करा कि तेलंगाना की उस समय राजधानी वारंगल हुआ करती थी, जहाँ पर काकतीय वंश राज किया करता था। उसके जो राजा होते हैं वो प्रताप रुद्रदेव होते हैं। कहानी है 1308 ईस्वी की, जब मलिक काफूर क्या करता है, प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण कर देता है। वहाँ पर क्या होता है कि ये जब आक्रमण करता है तो रुद्रदेव जो होता है वो दिल्ली की अधीनता जो है वो स्वीकार कर लेता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पॉइंट आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रताप रुद्रदेव ही ऐसा जो राजा है जिसने मलिक काफूर को हीरा दिया था। कौन सा हीरा? कोहिनूर का हीरा। याद रखिएगा इस बात को कि कोहिनूर का जो हीरा था वो मलिक काफूर ने ही प्राप्त किया था प्रताप रुद्रदेव से। और ये जो कोहिनूर का जो हीरा था वो गोलकुंडा के खदानों से ये प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, गोलकुंडा के खदानों से। और गोलकुंडा के जो खदान था वो हैदराबाद का पुराना नाम हुआ करता था। तो ये तो रही कहानी आपके दक्षिण भारत के अभियान के। अब आगे क्या होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मलिक काफूर और आगे बढ़ता है तो एकदम से दक्षिण भारत के वो अंतिम छोर पर जाकर पहुंच जाता है, जहां पर उसको सिर्फ और सिर्फ समुंदर ही नजर आते हैं। उसको ऐसा लगता है कि अब यहाँ से दुनिया खत्म हो जाती है, यही दुनिया समाप्त हो जाती है और हमने पूरी जो जंग है वो जीत ली है और अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी दुनिया पर जो है अपना राज कर लिया है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को ये विश्व विजेता घोषित करता है। याद रखिएगा कि आपकी परीक्षा में एक सवाल पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि धारण की गई थी, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि इसी के द्वारा धारण की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसे सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है। या तो इसने अपनी जो उपाधि है वो सिकंदर द्वितीय के नाम से भी रखा था।
अमीर खुसरो जो थे उसने क्या कहा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? सुल्तान ए जहां के नाम से इसने उपाधि दिया था। किसे? अलाउद्दीन खिलजी के। अब कुछ चीजें थी जो कि किया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जजिया कर इसने फिर से लगा दिया था। और जजिया कर क्या था? आप सभी को पता होगा, टैक्स पे बाय नॉन मुस्लिम वाज नोन एज जजिया कर, यानी कि जो गैर मुसलमान थे उसके द्वारा जो टैक्स दिया जाता था उसे जजिया कर कहा जाता था। और जकात जो कर था वो मुसलमान के द्वारा पे किया जाता था। तो जजिया कर जो है फिर से जो किसने लगा देता है? अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में लगा देता है। साथ में दो और इसने टैक्स का जो शुरुआत करता है जिसका नाम होता है घरई, जिसको हाउस टैक्स कहा जाता है, या फिर चरई कर जिसको एनिमल फीडिंग टैक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, हाउस टैक्स और एनिमल फीडिंग टैक्स जिसको चरई कर भी कहा जाता है। कुछ कार्य किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलाई मीनार जो है वो इसी के द्वारा बनाया गया था। और दूसरा जो है अलाई दरवाज़ा, इसको भी आप याद रखिएगा कि अलाई दरवाज़ा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया था। एक किला का भी निर्माण किया गया था जिसका नाम था सिरी फोर्ट, यानी कि सिरी किला। ये किला इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ये मंगोलों से आक्रमण से बचा जा सके, इसी उद्देश्य से जो है सिरी फोर्ट का निर्माण किया गया। और चोर मीनार का भी जो निर्माण है वो इसी के द्वारा किया गया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके शासनकाल में एक हुलिया दाग सिस्टम भी लागू किया था। अब हुलिया दाग सिस्टम क्या था कि जितने भी वहाँ के जो सैनिक होते थे उसका स्केच बना करके ये रख लिया करता था, अर्थात हुलिया बना करके रख लिया करता था। और प्रांतों के घोड़ों पर दाग लगाया जाता था, इसीलिए इसको हुलिया दाग सिस्टम भी कहा जाता है। एक पॉइंट जो कि आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि बताइए ऐसा सुल्तान था या फिर कौन ऐसा मध्यकालीन भारत के शासक था या फिर खिलजी वंश के या फिर दिल्ली सल्तनत के जिसने बाजारों में वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने की बात कही थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पहला शासक था जिसने बाजारों में वस्तुओं मूल्य निर्धारित करने का ये कहा था, अर्थात MRP सिस्टम जिसे आप कहते हैं वो इसने करा था। इसने सभी को ये आदेश दे दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो मूल्य निर्धारित किया गया है उससे अधिक दामों पर अगर बेचेगा तो उसे सजा मिलेगी। और उसने ये कहा था कि अगर जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उससे कम में आप चीज़ों को बेच सकते हैं, वस्तुओं को विक्रय कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो ये आपके लिए भला नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी ने MRP जो सिस्टम है वो अपने शासनकाल में लागू किया था। आगे क्या होता है कि 1316 ईस्वी में ये मर जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो वहाँ का उत्तराधिकारी बनता है, जो अगला सुल्तान बनता है, उसी का आयोग पुत्र होता है जिसका नाम होता है मुबारक शाह खिलजी। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मुबारक शाह जो खिलजी होता है वो 1316 से लेकर के 1320 तक इसका शासनकाल होता है। और ये पहला शासक था जिसने, पहला नहीं कहेंगे, लेकिन इसने क्या किया था, जो मुबारक शाह खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था, वो खुद को खलीफा घोषित कर दिया गया था। और आप सभी को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि खलीफा किसे कहेंगे। जी हाँ, याद रखिएगा, पहला वीडियो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। याद रखिएगा इसकी मुबारक शाह जो खिलजी था, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था, वो आयुग जो पुत्र था, वो अपने दरबार पर क्या क्या करता था वो महिलाओं का कपड़ा पहन करके चला आता था, या कभी कभी कुछ भी नहीं पहनता था, अर्थात निर्वस्त्र होके या फिर अपने दरबार में महिलाओं के वस्त्र को धारण करके वहां पर पहुंच जाता था। लेकिन इसको क्या होता है, उस राजगद्दी से हटा दिया जाता है और खुसरो शाह यानी कि 1320 ईस्वी में खुसरो शाह को वहां का सुल्तान बनाया जाता है। चूंकि मैं आपको बता देना चाहूँगा
बताऊंगा कि खुसरो शाह जो होता है वो मुसलमान में बदला हुआ रहता है, ये कन्वर्टेड मुस्लिम होता है। इसी वजह से इसकी जो कुर्सी है वो चली जाती है और वहाँ का जो अगला जो सुल्तान होता है उसी के वज़ीर गाजी मलिक, जिसको आप गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, वो अगला सुल्तान बनता है और इसी के द्वारा तुगलक वंश की शुरुआत होती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारी मुलाकात एक बार फिर से होगी जहां पर हम तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जेपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं बेहतरीन रूप से तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप पर चलाई जा रही क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप झारखंड वॉरियर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए जहां पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो 6201279300 पे आप मैसेज करेंगे या फिर 7654019219 पर आप मैसेज करेंगे। आपकी समस्याएं ज़रूर सुनी जाएगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कोरोना से जंग लड़ना है और इस कोरोना की जंग जीतने के बाद हमें जेपीएससी की भी जंग जरूर जीतनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।